अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 का आज लेक्चर नंबर 4 है। जहाँ तक आप लोगों से बात करी थी आज उसी की आगे बात करेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है आप लोगों से वो है टॉपिक मेरे पास स्टैंडिंग वेव्स से रिलेटेड। अब स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है जल्दी से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखिए कि इसकी एनिमेशन आपको नज़र आ रही है वो प्ले करेंगे। स्टैंडिंग वेव्स है क्या? स्टैंडिंग वेव्स के बारे में आपको बताया गया सर व्हेन टू वेव्स यानी अगर दो वेव्स आप रिमूव करें ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी यानी इनकी फ्रिक्वेंसी अगर सेम हो और एम्पलीट्यूड भी उनका सेम हो यानी फ्रिक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड सेम मूव्स इन द सेम मीडियम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब सेम मीडियम अपोजिट डायरेक्शन क्या मतलब है इसको भी, इस बात को भी ज़रा देखते हैं। अच्छा, इस तरह की वेव को आप स्टैंडिंग वेव कहते हो। अब दो वेव्स हैं सेम फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड है, ज़रा इस वेव को देखिएगा जो वेव आपके सामने मूव करते हुए नज़र आ रही है। ओके, अब इस वेव को अगर आप देखोगे ना इसका एम्पलीट्यूड देखो फिक्स है। एम्पलीट्यूड का मतलब जिस पॉइंट तक ये मैक्सिमम पॉइंट तक आ रही है ना ये पॉइंट इसका फिक्स है। देखो इस पॉइंट से ये नीचे नहीं जा रहा और इस पॉइंट से ये ऊपर नहीं जा पा रहा, यानी इसका ये जो पॉइंट्स है ये एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड इसका आपके पास कैसा आ रहा है, फिक्स एम्पलीट्यूड आ रहा है। सही, यानी एम्पलीट्यूड सेम हो गया यानी फिक्स एम्पलीट्यूड है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी भी देखो, फ्रिक्वेंसी भी सेम है आपके पास। सेम फ्रिक्वेंसी का मतलब हर बार जो ये अपना राउंड ट्रिप मुकम्मल करी है वो सेम टाइम में करी। कभी ऐसा नहीं हो रहा कभी जल्दी जा रही है कभी आहिस्ते जा रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि सेम टाइम में यानी सेम टाइम में अपना चक्कर मुकम्मल करी यानी इसकी फ्रिक्वेंसी भी सेम और साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड भी कैसा है, सेम है। अब देखो ये दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो इस तरह की वेव को आप बोलते हो स्टैंडिंग वेव। अच्छा, स्टैंडिंग वेव के अंदर जो आपने मेन बातें पढ़ी है ना जल्दी से मैं आपको बताऊं। अगर आपके पास मिनिमम एम्पलीट्यूड हो, अब मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या है आप देखो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये पॉइंट मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हैं जिनको मैं कलर फिल कर रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है ना ये आपके पास कहलाते हैं नोट, यानी ये पॉइंट्स आप देख रहे हो उनको आपने बोला नोट। यानी मिनिमम जो एम्पलीट्यूड होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कम से कम, यानी अगर मैं इसको इस तरीके से लाइन की सूरत में बनाऊँ तो कम से कम जो एम्पलीट्यूड होगा यानी कोई एम्पलीट्यूड नहीं होगा तो इस चीज़ को आप बोलते हो नोट। तो मैंने लिखा सर जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम एम्पलीट्यूड मेरे पास कहलाएगा कौन, नोट कहलाएगा। अच्छा, अब आप देखोगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम के लिए मैं अब कलर चेंज करके आपको दिखाऊँ। ये देखो ये नज़र आ रहा है मैक्सिमम, ये नज़र आ रहा है मैक्सिमम, ये नज़र आ रहा है मैक्सिमम। तो अब ये जो मैक्सिमम नज़र आ रहा है अगर इस मैक्सिमम को देखोगे तो जो मैक्सिमम जो चीज़ कहलाती है तो मैक्सिमम वाली चीज़ को आप बोलते हो सर क्या, एंटी नोट। तो मैंने ये भी लिख के दिखा दिया आपको कि सर एक कहला रहा है मेरे पास नोट और एक कहला रहा है मेरे पास एंटी नोट, और एंटी नोट को मैंने यहाँ पे किससे लिख दिया, ए से। तो देखो मैंने इसके बारे में लिखा सर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे शो कर रहा है किसको, एंटी नोट को। तो दो चीज़ें हो गई, एक हो गया मेरे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड जिसको बोला नोट, एक हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसको मैंने बोला क्या, एंटी नोट। अच्छा, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोट विल वाइब्रेट विद द सेम फेस। क्या मतलब है, अब जरा इस पॉइंट को भी देखते हैं। उससे बोले ना भाई ऑल द पॉइंट बिटवीन टू सक्सेसिव नोट्स विल वाइब्रेट इन द सेम फेस। अब देखो एक नोड आपको ये नज़र आ रहा है, एक नोड ये नज़र आ रहा है, इन नोड्स के दरमियान जो आप पॉइंट्स देख रहे हो आप देखो सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये पॉइंट्स आपके पास कैसे जा रहे हैं, अपवर्ड मूव करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, यानी सारे पॉइंट्स आपके जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। ये जो सारे पॉइंट्स आप देख रहे थे यानी ऑल द पॉइंट्स, उससे पॉइंट जो बोले ना आपको सर आपको क्या बोला, ऑल द पॉइंट बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, यानी दो सक्सेसिव नोड्स के दरमियान जो पॉइंट हैं विल वाइब्रेट विद द सेम फेस, यानी ये जो वाइब्रेट करेंगे वाइब्रेट कैसे करेंगे, सेम फेस से करेंगे। अच्छा, इस बात के बाद मज़ीद आगे बढ़ेंगे और जो बात आपको समझानी है वो बात ज़रा देखिएगा। अब देखो अगर आपके पास कुछ मैं डिस्टेंस आपको बना के दिखाऊँ, वो डिस्टेंस ज़रा समझिएगा। डिस्टेंस वाली बात में क्या कर रहा हूँ, मुझे बताइए नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस। तो अब आप देखो नोड नोड के दरमियान डिस्टेंस क्या है, पहले तो मैं आपको एक चीज़ सिखाऊँ, वो चीज़ है मेरे पास वेवलेंथ। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो वेवलेंथ क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। तो आप बोलेंगे सर वेवलेंथ होती है वेव की अगर एक पूरी लेंथ आप कंसीडर करते हो, यानी इस तरीके से एक क्रेस्ट हो एक ट्रफ हो, इसका जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है वेवलेंथ, यानी वेव की कितनी लंबाई आ रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेव की कितनी लंबाई आ रही है, इसको आप बोलते हो वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किससे लिखते हो, लैम्डा से। तो एक बात तो आप लोगों ने पढ़ी होगी सर नोड नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है। अब देखो ये फर्स्ट जो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ ना, नंबरिंग चलो कलर चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट। मैंने नंबरिंग करी, मैंने इस फर्स्ट नोड को बोला 1, इसको मैंने बोला 2। तो देखो 1 से 2 तक क्या पूरी वेव कंप्लीट हो रही है, आप बोलेंगे सर पूरी वेव तो कंप्लीट नहीं हो रही, आधी वेव कंप्लीट हो रही है। भाई पूरी जब होती जब ये नीचे जाता और यहाँ से फिर ये ऊपर भी आ जाता। तो 1 और 2 के दरमियान जो वेव फॉर्म हो रही है, 1 और 2 के दरमियान जो आपके पास वेव्स फॉर्म हो रही हैं, तो अगर आप इन वेव्स को देखो तो इन वेव्स को अगर आप देखोगे तो 1 और 2 के दरमियान जो है वो पूरी वेव का फॉर्म नहीं हो रही बल्कि हाफ वेव फॉर्म हो रही है। तो इस वजह से आपने इसके डिस्टेंस को भी क्या बोला, हाफ बोला, और हाफ का मतलब क्या है, लैम्डा बाय 2। तमाम लोगों ने ये बात पढ़ी ही लाजमी होगी, हो सकता है आपको याद ना हो,
यानी नोड और नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप बोलते हो क्या, λ/2। अच्छा, अब देखो जिस तरीके से मैंने डिस्टेंस लिखा पे हमें नोड का, वैसे ही डिस्टेंस मैं लिखूंगा आपके सामने एंटी नोड का, तो वो डिस्टेंस भी आपको लिख के दिखा देते हैं ताकि बातें आपको क्लियर हो जाएं। ये देखिए एंटी नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस लिख के दिखाना है मुझे आपको, और लास्ट लिख के दिखाना है सर मुझे नोड और एंटी नोड का। तीनों डिस्टेंस मैं आपको बताऊँ क्या क्या डिस्टेंस हो सकते हैं। अच्छा जी, अब देखो एंटी नोड नज़र आ रहा है, यानी एंटी नोड के दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो भी डिस्टेंस होगा मेरे पास कितना, λ/2। जबकि नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है, अब देखो एक नोड कंसीडर करते हैं, देखो ये नोड और ये एंटी नोड, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, अब ये पूरी वेव नहीं है बल्कि हाफ वेव का भी मज़ीद हाफ हुआ हुआ है। यानी पूरी वेव का मतलब होता है सर, अगर आप पूरी वेव कंसीडर करें तो पूरी वेव तो ये हो जाएगी भाई, पूरी वेव ये हो जाएगी, जिसको आप क्या बोलोगे, इसका आप बोलोगे लैम्डा। इसका आधा करोगे तो इसका आधा ये हो जाएगा नोड के दरमियान, तो इसको आप बोल दोगे क्या, λ/2। इसका मज़ीद अगर आप आगे आधा करोगे तो देखो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, आपने मज़ीद अगर आधा किया तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, λ/4। यानी नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, λ/4 है। आप आसान तरीके से याद रखो सर, नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होगा λ/2, एंटी नोड यानी सेम जो है, एन और एन सेम है तो λ/2, ए और ए सेम है λ/2, लेकिन नोड और एंटी नोड होगा तो उसका बन जाएगा मेरे पास क्या, λ/4। अच्छा, सवाल मुझसे पूछा गया कि सर क्या स्टैंडिंग वेव्स स्टेशनरी वेव्स होती हैं। जी हाँ, स्टैंडिंग वेव्स का दूसरा नाम जो है वो स्टेशनरी वेव्स हैं। स्टेशनरी वेव्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 पॉइंट्स की अगर आप देखते हो ना, तो ये पॉइंट्स इसके फिक्स हुए हुए होते हैं, इसके दरमियान ये क्या कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके नहीं जा रही होती, इस वजह से आप इसको स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। अच्छा, स्टैंडिंग वेव्स की बात को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा, ज़रा उस बात को देखिएगा आप। अब देखो आपके सामने ये वेव नज़र आएगी, इस वेव को अगर आप देखोगे जो मूव करते हुए आपको नज़र आ रही है, ओके, तीनों एग्जाम्पल्स आपके सामने शो करी। अगर आप इन तीन स्टैंडिंग वेव्स पे अगर आप गौर करें तो अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ज़रा बताऊँ। अब देखो सपोज़ करो ये पूरी जो लेंथ है, इस पूरी लेंथ को मैंने बोला सर ये पूरी जो वायर की लेंथ है, जो स्ट्रिंग नज़र आ रहा है उस लेंथ को मैंने नाम रख दिया सर एल, यानी जो पूरी लेंथ है उस लेंथ को मैंने एल से नाम दे दिया। ओके, अब देखो अगर मुझे ये जो लूप नज़र आ रहे हैं, ये कितने लूप हैं, आप बोलेंगे सर ये जो लूप है ना ये 1 लूप है भाई, एक लूप बन रहा है ना, सिर्फ ऊपर जा रहा है और सिर्फ नीचे आ रहा है 1 लूप। जबकि दूसरी डायग्राम में देखोगे तो आप बोलेंगे सर दूसरी डायग्राम में मेरे पास कितने लूप, 2 लूप्स। और जबकि तीसरी डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे कितने लूप है, तो आप मुझे जवाब देंगे सर तीसरी डायग्राम में मेरे पास कितने लूप्स हैं, 3 लूप, यानी 1 लूप, 2 लूप और 3 लूप। अच्छा, 1 लूप प्रोड्यूस करने के लिए मुझे बताओ, अगर ये स्ट्रिंग आपको नज़र आ रहे थे, इसको कहाँ से आप प्लग करोगे। चलो मैं इनको बैक करता हूँ ज़रा ताकि आप लोग मुझे जवाब दे सको। अच्छा, अब देखो 1 लूप अगर चाहिए, मैं इसको यहाँ से खींच के प्लग करूँ, कलर चेंज करके बताता हूँ, या ये सेंटर से प्लग करूँ। मुझे बताओ मैं एक लूप के लिए रेड वाली जगह से प्लग करूँ या ब्लू वाली जगह से प्लग करूँ 1 लूप के लिए। आप लोगों ने मुझे जवाब दिया सर इसको अगर 1 लूप के लिए प्लग करना है तो ब्लू वाली जगह से प्लग कीजिए। अब ब्लू का मतलब क्या है, ये इसका कहलाएगा सेंटर, सही। अब देखो आपने इसको अगर प्लग किया, सेंटर से प्लग किया, अब सेंटर भी देखो सेंटर कैसा है, आप देखो इसका अगर सेंटर चाहिए ना तो आप बोलेंगे सर इसकी लेंथ का आप हाफ़ कर दीजिए। भाई ऐसी है ना, इसको अगर सेंटर से प्लग करना है तो इसका मतलब उसकी जो लेंथ नज़र आ रही है, इस लेंथ को क्या कर दीजिए, हाफ़ कर दीजिए। यानी अगर आपको 1 लूप में प्लग करना है तो प्लग करोगे कहाँ से, उसके लेंथ के हाफ से। यानी 1 लूप में प्लग करने के लिए आप उसको प्लग करोगे कहाँ से, L/2 से। यानी अब देखो ये छोटी छोटी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर 1 लूप के लिए प्लग करेंगे कहाँ से, L/2 से। अच्छा, 2 लूप के लिए, अब मैं अगर आपसे बात करूँ 2 लूप के लिए तो बड़ी आसान सी बात, 2 लूप के लिए प्लग करते हैं कहाँ से, L/4 से। आप बोलेंगे सर 3 लूप के लिए, तो 3 लूप के लिए होता है मेरे पास कितना, L/6 से। तीनों मैंने आपको बता दिए सर, 1 लूप है तो L/2, 2 लूप है तो L/4, 3 लूप है तो L/6। अब देखो बड़ी आसान सी बात है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, सही। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, देखो 2 लूप थे ना, अगर उसने बोला सर 2 लूप्स, अब देखो नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर, डबल कर दो, 2 का डबल करो कितना हो जाएगा, 4। तो देख लो 2 लूप के लिए आपने प्लग कहाँ से किया, लैम्डा लिखा हुआ है, 2 लूप के लिए आपने प्लग कहाँ से किया, L/4 से। अब देखो वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। मैं बोलूँ भाई नहीं 3 लूप्स, अब देखो L ऊपर रहेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 जा 6, तो 3 लूप के लिए प्लग करोगे कहाँ से, L/6 से। चलो अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मुझे आप जवाब देना। सवाल मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अब देखो कितने भी लूप हो ना, आप मुझे तमाम का जवाब दे सकते हो। अब मैं आपसे बोलूँगा भाई मुझे प्लग करना है 8 लूप में, मुझे प्लग करना है
8 लूप्स हैं, मुझे बताओ मैं कहाँ से प्लग करूँ, मुझे जवाब बताइए। जी, तो आप लोगों ने जवाब दिया सर अगर 8 को डबल करेंगे आप, तो 8 को डबल करने का मतलब हो जाएगा सर, ये हो जाएगा L/16 से। तो अब बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को जवाब देना आ गया मुझे। 1 लूप सिखा दिया, 2 लूप सिखा दिया, 3 लूप सिखा दिया। अब जो फॉर्मूले आप लोगों को पढ़ाने सर, वो फॉर्मूले देखिएगा, फॉर्मूले बड़े अहम हैं आप लोग के लिए। पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है FN का, और FN का फॉर्मूला लिखा हुआ है सर FN=NV/12 फॉर्मूला मैंने लिखा। अच्छा, अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है तो मैं बताता रहूँगा। सर ये v होती है मेरे पास, आप बोलेंगे सर v तो हमें देखें पता है, v होती है हमारे पास वेलोसिटी, l होती है हमारे पास कौन, आप बोलेंगे सर l होती है हमारे पास लेंथ। अच्छा, ये n क्या होता है, तो भाई n बड़ी आसान सी चीज़, n कहलाते हैं नंबर ऑफ़ लूप्स। एक लूप होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 लूप होंगे तो n की वैल्यू 2, और 3 लूप होंगे तो n की वैल्यू 3। और f तो आप तमाम लोगों को पता है सर f क्या कहलाती है, तो आप बोलेंगे सर f कहलाती है हमारे पास क्या, फ्रिक्वेंसी कहलाती है। अच्छा, अब इसी को देखते हुए मैंने फॉर्मूले को मज़ीद आगे बढ़ाया और मज़ीद मैंने फॉर्मूला लिखा। अब देखो मैंने फॉर्मूला लिखा किसका, F1 का। देखो Fn का फॉर्मूला क्या बताया था, Fn का फॉर्मूला बताया Fn का फॉर्मूला बताया मैंने सर आपको NV/12। अब अगर F1 चाहिए तो फॉर्मूला बन जाएगा F1 ये हो जाएगा 1V/12, और V/12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो F1 का फॉर्मूला क्या बन गया, सिंपल V/12। देखो F1 का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला मैंने बताया Fn का, एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको किसका, F1 का। ये दो फॉर्मूले बताने के बाद तीसरा फॉर्मूला तो आप लोग देखिएगा, तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो तीसरा फॉर्मूला है मेरे पास लैम्डा एन यानी वेवलेंथ का। कितनी वेव होगी, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, अगर एक लूप में वाइब्रेट करेगा, 2 लूप में वाइब्रेट करेगा, 3 लूप में वाइब्रेट करेगा, तो लैम्डा एन क्या है, लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ये लैम्डा एन नज़र आ रहा है, लैम्डा एन यहाँ पे शो कर रहा है किसको, वेवलेंथ को शो कर रहा है। आप बोलेंगे चलें सर सही है, आगे बढ़िए। और चौथा फॉर्मूला है मेरे पास Fn=NF1, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Fn=NF1। आपको अगर F1 फ्रिक्वेंसी पता हो ना, तो आप किसी भी लूप की निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ भाई उसकी फंडामेंटल जो फ्रिक्वेंसी है F1 वो है 50 हर्ट्ज़, सही। मुझे बताओ 5 लूप की कितनी होगी। आप बोलेंगे तो बड़ा आसान सवाल हो गया सर, आपने F1 बताया, 5 लूप्स की मालूम करी। अब देखो जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ सिंपली क्या रखोगे, जहाँ n नज़र आ रहा था वहाँ सिंपली आप रख दोगे 5, तो ये क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा F5=5 F1, यानी F1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो 5 के F1 कितना है आपके पास, तो आप बोलेंगे सर F1 है 50, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 250 हर्ट्ज़। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों से शेयर किया कि सर अगर आपको बोला जाए कि F1 दिया गया हो और F5 मांग ले, F4 मांग ले, कुछ भी मांग ले, आप तमाम की वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। अच्छा, कुछ जो बेसिक बातें मुझे आपको बतानी ना, वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख के दिखा रहा हूँ, उन तमाम बातों को देखिएगा और फिर मुझे जवाब दीजिएगा उन बातों का जो मैं आपसे पूछूँगा। आपके पास ये जो F1 लिखा हुआ है ना, ये F1 क्या कहलाती है, तो F1 के बारे में बताते हैं सर। ये F1 कहलाती है मेरे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। F1 के बारे में लिखा सर, F1 कहलाती है मेरे पास क्या, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अच्छा, F1 का एक और नाम है, F1 का एक और नाम क्या है, इसको आप बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। इसका मैंने नाम क्या रखा, फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। अब इसी तरीके से F1 बोला ना, अब F2 को क्या बोलेंगे। अच्छा, F2 को फंडामेंटल तो एक ही दफ़ा होता है ना, फंडामेंटल का होता है बुनियादी, बेसिक, तो फंडामेंटल तो एक दफ़ा हो गया। अब F2 क्या कहलाएगा, तो F2 कहलाता है मेरे पास सर फ्रिक्वेंसी ऑफ, उसको अगर मैं लिख के दिखाऊँ तो आप बोलेंगे सर ये फ्रिक्वेंसी ऑफ हो जाएगा कौन सा हार्मोनिक, तो ये F2 कहलाएगा सर फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। मैंने आपके सामने लिखा सर फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। अच्छा जी, F2 का भी एक और नाम है, F2 का एक और नाम क्या है, इसको आप एक और नाम से पढ़ते हो, इसको आप बोलते हो फ्रिक्वेंसी ऑफ, अगर पूरा लिख के दिखाऊँ, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटून। अच्छा, F2 है तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने फर्स्ट ओवरटून लिख दिया, इसको होना तो क्या चाहिए था, सेकंड ओवरटून होना चाहिए था। सर ये क्या बात हो गई कि सर इसमें ओवरटून तो फर्स्ट था, लेकिन ओवरटून तो मतलब आपने लिखा सर F2 2 लूप हैं तो होना तो सेकंड ओवरटून चाहिए था, लेकिन आप इसको बोल रहे हैं फर्स्ट ओवरटून। तो जी हाँ, मैं इसको फर्स्ट ओवरटून ही बोल रहा हूँ। तो ओवरटून का मतलब होता है, ओवर का मतलब क्या होता है, अगर मैं ओवर का बोलूँ तो आप बोलेंगे सर ओवर का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, यानी फर्स्ट ओवरटून ख़त्म हो गया, ये फर्स्ट ख़त्म हो गया, आपका इस सेकंड चल रहा है, तो ओवरटून यहाँ पे इस चीज़ को शो कर रहा है। अब सिमिलरली अगर मैं F3 आपसे पूछूँ तो F3 क्या होगा, आप बोलेंगे सर F3 होगा हमारे पास, सर F3 कहलाएगा फ्रिक्वेंसी ऑफ, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ सर, F3 कहलाएगा फ्रिक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, यानी थर्ड हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी। और जबकि यही F3 कहलाएगा मेरे पास क्या सर, F3 कहलाएगा फ्रिक्वेंसी ऑफ, अब 3 है
तो 3 का मतलब हार्मोनिक तो थर्ड है, लेकिन ओवरटोन कैसा होगा, सेकंड होगा। तो सर मैंने इसको लिख दिया एफ, यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन। तो एक छोटी सी बात मैंने आप लोगों से शेयर करी। इस बात को शेयर करने के बाद मज़ीद आगे बढ़ूँगा, कुछ नई चीज़ आपको सिखाता हूँ, उन चीज़ों को देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, दो तरह के पाइप्स की बात होती है, एक ओपन पाइप कहलाता है और एक कहलाता है क्लोज पाइप। हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी हो। आपके सामने दो पाइप नज़र आ रहे हैं, एक नज़र आ रहा है ओपन पाइप और एक नज़र आ रहा है क्लोज पाइप। अच्छा, हमारी बुक में इसके बारे में ज़्यादा थ्योरी तो मौजूद नहीं है। थ्योरी मौजूद ना होने का मतलब क्या है कि कोई ख़ास थ्योरी हमें बताई नहीं गई इसकी। सिर्फ इसका न्यूमेरिकल हमारी बुक में शामिल किया गया। अब क्योंकि न्यूमेरिकल शामिल है तो अब आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूले बस आपको पता होने चाहिए। मैं वैल्यूज़ आपको निकालना सिखा दूँगा, फॉर्मूले में आपको बता दूँगा, ताकि फिर जो इससे रिलेटेड आपकी बात होगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब देखो, ओपन पाइप खुद लफ्ज़ चीख के बता रहा है भाई, कोई किसी पाइप में कोई वेव अगर ट्रेवल कर रही है, कोई स्टैंडिंग वेव है, तो दोनों तरफ जो आप इसके एंड्स देख रहे हो ये आपको ओपन नज़र आ रहे हैं। अगर आप खुद डायग्राम में देखो तो खुद डायग्राम बता रही है भाई, ये देखो ये एंड भी ओपन है, ये एंड भी ओपन है, ये एंड भी ओपन, ये एंड भी ओपन, यानी दोनों एंड जो है आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, ओपन नज़र आ रहे हैं। जबकि इस वाले एंड में क्या है, क्लोज पाइप के अंदर क्या है, आप एक एंड तो देख रहे हो तमाम जगह पे आपको ओपन नज़र आ रहा है, लेकिन जो आप दूसरा एंड देख रहे हो वो दूसरा एंड आपको कैसा नज़र आ रहा है, क्लोज नज़र आ रहा है। आप देखो ये सारे एंड आपको जो नज़र आ रहे हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं, क्लोज नज़र आ रहे हैं। यानी दो तरह के सर पाइप की हमसे बात कर सकता है। एक वो बात कर सकता है किसकी सर, वो एक आपसे बात कर सकता है ओपन पाइप की, या फिर बात कर सकता है किसकी, क्लोज पाइप की। अब देखो ये लिखा हुआ है फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक है तो कहलाती है आपके पास क्या, फंडामेंटल। अगर वो है आपके पास सेकेंड हार्मोनिक, तो सेकेंड हार्मोनिक है तो ये कहलाएगा आपके पास, देखो फर्स्ट ओवरटोन, ये आपके सामने मैंने लिखा, फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक है तो कहलाएगा सेकंड ओवरटोन। तो ये सारी बातें देखी हुई हैं स्लाइड्स के अंदर, मैंने शो किया हुआ है। अभी जो आप देख रहे हो ना सर, फर्स्ट हार्मोनिक है तो वेवलेंथ आ रही है 1/2 लैम्डा, और यहाँ फर्स्ट हार्मोनिक है तो वेवलेंथ आ रही है 1/4 लैम्डा, यानी 1/4 वेव का मतलब है λ/4। जैसे लिखा हुआ है ना 3/4 वेव, तो ये बन जाएगा 3/4 लैम्डा। अब सवाल ये सर, ये क्या हमें वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा, यानी वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर 1 वेव, 3/2 वेव, 2 वेव या 3/4 लैम्डा, क्या ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें याद करनी पड़ेंगी? तो बेटा इसको याद नहीं करना, मैं एक आसान सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला अगर आप देख लोगे ना, आपको कोई सी भी वेव की वैल्यू बोले आप ईजिली निकाल लोगे। तो इसमें से याद कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। ये डायग्राम जो देख रहे हो ना, डायग्राम में से एक लफ्ज़ भी आप याद नहीं करोगे, सिर्फ दो पाइप के नाम याद रखो, एक का नाम ओपन पाइप, एक का नाम क्लोज पाइप। तो ये पाइप के नाम तो कम से कम याद रख सकते हो ना, इनके नाम याद रखो। इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा और आपको एक दो फॉर्मूले बताऊँगा और आप इजीली इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लोगे। सही, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ओपन पाइप और क्लोज पाइप में जो बेसिक सा फ़र्क है ना, वो बेसिक का फ़र्क बता रहा हूँ। ओपन पाइप के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपको नज़र आए, ओपन पाइप के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपको 12 नज़र आए, आप वहाँ से 12 को हटा के सिर्फ 4L कर देना। देखो कितना आसान सा चेंज। यानी ओपन पाइप में जहाँ जहाँ क्या नज़र आए, 12 नज़र आए, आप वहाँ पे क्या रख दोगे, 4L रख दोगे। बोलोगे सर ये तो कोई मसला ही नहीं, हम तो वैसे ही छापने में माहिर हैं, कोई भी चीज़ कॉपी करनी हो आप सर हमें बस हुक्म कीजिए, हम तो कॉपी करके आपको दिखा देंगे। अच्छा, जहाँ जहाँ n नज़र आए वहाँ पे रख देना किसको, 2n-1 को। सिर्फ ये दो चेंज तो आप याद रख सकते हो ना। तो अब देखो ओपन पाइप से आप अल्टीमेटली फॉर्मूले बना सकते हो किसके लिए, क्लोज पाइप के लिए। सेम फॉर्मूले, सिर्फ जो फ़र्क है वो फ़र्क देख लो कि जहाँ जहाँ सर 12 नज़र आए वहाँ पे आ जाएगा 4L, और जहाँ जहाँ n नज़र आएगा वहाँ पे आ जाएगा आपके पास कौन, 2n-1। अब देखो Fn का फॉर्मूला क्या लिखा है, आप बोलेंगे सर Fn का फॉर्मूला है Fn = nV/2L। अब देखो फॉर्मूले को चेंज करते हैं। देखो F n की जगह पे क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2n-1, v है तो ये v तो ऐसे ही रहेगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये n हो जाएगा 2n-1। अच्छा जी 2n-1 हो गया। अब आप आगे क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो आपने n की जगह पे रख दिया सर क्या, 2n-1। अच्छा ये v, तो बोलेंगे सर v तो ऐसे ही रहेगा, नीचे 12 की जगह पे कौन आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर नीचे 12 की जगह पे कौन आ जाएगा, 4L आ जाएगा। अब देखो आपने फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो फॉर्मूला मैच करो, क्या फॉर्मूला सेम है, आप बोलेंगे सर लग तो सेम ही रहा है। यानी फॉर्मूला भी अब बन गया किसका, क्लोज पाइप का, F 2n-1 = 2n-1 V/4L। आपने फॉर्मूला बना के दिखाया मुझे। अगला फॉर्मूला देखो, F1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर F1 का फॉर्मूला है ना, तो F1 है तो ये F1 तो F1 ही रहेगा, बस ये ऊपर V हो जाएगा और नीचे 2L है तो 12 की जगह पे आपने क्या रख दिया, 4L रख दिया। आप बोलेंगे सर बात तो सही है, नीचे 12 था तो आपने क्या रख दिया, 4L। देखो दो फॉर्मूले आपने बना लिए। तीसरा फॉर्मूला देखो कि आपको बनाना आ रहा है, आप बोलेंगे सर λn का फॉर्मूला 12/n। फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर ये देखिए λ 2n-1
2l की जगह पे 4l और नीचे n की जगह पे 2n-1। तो देखो आपने लैम्डा 2n-1 का फॉर्मूला भी बना लिया। अच्छा, इस फॉर्मूले के बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं। चौथा फॉर्मूला जल्दी से देखो, मुझे आंसर बताओ। ये रहा चौथा फॉर्मूला, एफ एन इस इक्वल टू एन एफ वन। इसका आंसर बनेगा सर मेरे पास एफ 2n-1 इस इक्वल टू 2n-1 इंटू एफ वन। अब आप देखो, आपकी आसानी के लिए बताऊँ ना मैं आपको बात, क्योंकि अब आप इतने सारे कोर्स याद करोगे, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सेकंड ईयर फिजिक्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, इतने सारे कोर्सेज में अगर आप छोटी छोटी बातें याद करोगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो आप अपनी आसानी के लिए सिर्फ ये 4 फॉर्मूले याद रखो, और ये 4 फॉर्मूले आपको याद भी होंगे। उम्मीद मुझे यही है कि आप तमाम लोगों को 4 फॉर्मूले याद होंगे। चारों फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, ये 2 कंडीशन याद रखो। 2 कंडीशन भी याद रखोगे तो अब आप देखो, ओपन पाइप का सवाल हो या क्लोज पाइप का सवाल हो, कोई सा भी सवाल आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सही है। अब फॉर्मूले थोड़े से जहन में रखना, इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करना मैं अब आपको सिखाऊंगा। कुछ एमसीक्यूज में आपसे सॉल्व करवाऊंगा ताकि कुछ बेसिक बातें आपको क्लियर हों। आगे बढ़ते हैं ज़रा। अच्छा जी, एक एमसीक्यू नज़र आ रहा है, बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का सवाल। तमाम लोग सवाल देखिएगा और मुझे जवाब देने की इसकी कोशिश कीजिएगा जल्दी से। अच्छा जी, आप तमाम लोग की मैंने बातें जवाबात देखे। अब मैं इस एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना सिखाऊं। देखो उसने आपसे क्या बोला, उसने आपसे बोला था द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। देखो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहलाती है F1, और F1 क्लोज पाइप का फॉर्मूला होता है सर V/4L। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ सर। ये क्लोज पाइप के लिए, चलो इसको हम फिर FC कर देते हैं। F1 से मैंने इसको कर दिया FC, यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। अच्छा, ओपन पाइप की फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलेंगे सर ओपन पाइप की फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का V/12। अब इन दोनों का आपको रेशियो लेना है। सही है। रेशियो का मतलब होता है सर 2 चीज़ों को डिवाइड करना। अच्छा, डिवाइड करना है। पहले उसने बोला क्लोज, तो देखो मैंने ऊपर रखा क्लोज। फिर उसने बोला उसने बोला क्लोज, तो मैंने ऊपर रखा सर FC, यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। फिर उसने बोला ओपन, तो मैंने नीचे रखा फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। अब देखो दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करो। FC का फॉर्मूला अप्लाई करोगे V/4L डिवाइडेड बाई V/12। अच्छा, अब ज़रा देखो, ये V से ये V कैंसिल, L से ये L कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास? आप बोलिए सर बचा FC/FO इस इक्वल टू क्या? अब मेडिकल के जो स्टूडेंट है ना, वो जज्बाती होकर क्या बोलेंगे ज़रा देखिएगा। मेडिकल के स्टूडेंट बोलेंगे सर बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास 4/2। मेडिकल के स्टूडेंट जज्बाती होकर क्या बोलेंगे? सर आंसर आएगा हमारे पास 4/2। अब ये गलती नहीं करना कि भाई 4/2 आ गया, क्यों? क्योंकि देखो ऊपर से जब आपने कैंसिल किया ना, तो V से V कैंसिल हुआ तो ये बचेगा 1/4, और नीचे यहाँ पे बचेगा मेरे पास कौन? 1/2। तो अब देखो ये मेरे पास बचा 1/4, और मज़ीद नीचे बच गया मेरे पास 1/2। अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, जो 4 नज़र आ रहा है 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो बन जाएगा सर FC/FO इस इक्वल टू क्या? 2/4। अब आप कैंसिल कर दीजिए। अब अगर आप सिंपली कैंसिल करोगे तो देखो अब आपके लिए आसान है, 2 1 2, 2 2 4। तो अब देखो जो आंसर बना वो आंसर क्या बना? 1/2। यानी इसका जो करेक्ट जवाब होना चाहिए, वो करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, यानी करेक्ट जवाब मेरा बनेगा सर 1/2। इस एमसीक्यू का करेक्ट जवाब। अच्छा जी, इस सवाल को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास, अगला सवाल नहीं बल्कि नया टॉपिक शुरू हो गया हमारे पास। टॉपिक क्या है? तो थोड़ा टॉपिक देखिएगा। टॉपिक मेरे पास है सोनोमीटर से रिलेटेड। सोनोमीटर क्या होता है, सोनोमीटर के ऊपर बात करते हैं। टॉपिक का नाम है मेरे पास, अच्छा जी, सोनोमीटर का टॉपिक। अब सोनोमीटर क्या होता है, सोनोमीटर के ऊपर जल्दी से देखते हैं। तो हेडिंग का नाम लिखा, सोनोमीटर में आपके बारे में आपको बताया सर, सोनोमीटर इज़ एन apparatus बाय विच द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग कैन बी स्टडीड। इस तरह का प्रैक्टिकल भी आप लोगों के पास मौजूद है। सोनोमीटर का प्रैक्टिकल एक है जो आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त, कि वो apparatus जिसकी मदद से आप ट्रांसवर्स वाइब्रेशन को डील करते हो। ट्रांसवर्स वेव का मतलब यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब वही वेव से जो अभी आप पढ़ कर आए हो ना, जिनको नाम आपने रखा था सर स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव्स को ही ट्रांसफर, क्योंकि स्टैंडिंग वेव इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफर्स वेव, तो इस apparatus की वजह से आप इन वेव्स को डील करते हो। अच्छा, अब इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल ज़रा देखिएगा। इसके प्रिंसिपल के ऊपर अगर हम बात करें, सोनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? सोनोमीटर के प्रिंसिपल के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं, तो सोनोमीटर का सिंपल सा एक प्रिंसिपल है, सोनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। अब सवाल ये सर, ये रेजोनेंस क्या होता है? दो फ्रिक्वेंसीज़ का आपस में मीट करना। दो फ्रिक्वेंसी का आपस में मीट करना,
इस चीज़ को आप बोलते हो रेजोनेंस। बहुत सिंपल करके मैंने बात करी आपसे। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इससे सिंपल करके आपको मैं रेजोनेंस की डेफिनेशन बता सकूंगा। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल करके बात करी कि सर सोनोमीटर एक ऐसा एपरेटस है जो डील करता है किसको, ट्रांसफर वाइब्रेशन को। सर सोनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो सोनोमीटर का प्रिंसिपल है सोनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। सोनोमीटर का आपको प्रिंसिपल बता दिया। अच्छा, सोनोमीटर के प्रिंसिपल के बाद जो आपसे बात बोली गई कि सर इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल आपने बताया रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस क्या होता है, दो फ्रिक्वेंसीज अगर आपस में मीट करें तो उस चीज़ को आप बोलते हो रेजोनेंस। याद होगा शायद आप लोगों को एक फ्रिक्वेंसी यहाँ पे स्ट्रिंग की होती थी जो आपका स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा होता था, और एक फ्रिक्वेंसी होती थी आपकी ट्यूनिंग फॉर्क की, जो ट्यूनिंग फॉर्क आप इस पर ला के रखते थे। शायद आप लोगों को प्रैक्टिकल की बात याद हो, एक ट्यूनिंग फॉर्क ला के रखते थे, तो एक फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की होती थी। दोनों फ्रिक्वेंसी अगर आपस में मीट करती हैं तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस बोलते हो। ये प्रैक्टिकल जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों को बात याद भी होगी। अच्छा, इसके मुताबिक जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो वो फॉर्मूला भी ज़रा देखते हैं। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है सोनोमीटर का प्रिंसिपल लिखा हुआ, फॉर्मूला मैंने लिखा। फॉर्मूला क्या है, तो सर इसका फॉर्मूला देखिएगा। सोनोमीटर का फॉर्मूला है F = 1/2L √T/μ। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है, तो जल्दी से देखते हैं। सर ये T यहाँ पे शो कर रहा है किसको, टेंशन को, और म्यू यहाँ पे शो कर रहा है किसको, लीनियर डेंसिटी को। अब सवाल ही सर ये लीनियर डेंसिटी क्या होती है, तो लीनियर डेंसिटी भी अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, टी यहाँ पे शो कर रहा है टेंशन को, म्यू शो कर रहा है लीनियर डेंसिटी को, एफ़ क्या शो कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर एफ़ तो हमें पता है, ये एफ़ कहलाती है हमारे पास कौन, फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और जबकि ये एल देख रहे हो तो ये एल कहला रही है मेरे पास कौन, लेंथ कहला रही है। अच्छा, इसके मुताबिक हमारे पास लॉज हैं। इन लॉज को अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो लॉज देखिएगा। पहला लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ की अगर मैं इसकी बात करूँ ट्रांसवर्स लॉज और ट्रांसवर्स में, देखो फ्रिक्वेंसी और लेंथ का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, इन्वर्स है। भाई फॉर्मूले से अगर आप मीट करो तो फ्रिक्वेंसी और लेंथ का जो रिलेशन है आपस में वो रिलेशन कैसा है, इन्वर्स है। ये आपके पास फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है सर, सेकंड लॉ मेरे पास फ्रिक्वेंसी और टेंशन का आपस में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है, यानी फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। और इसका थर्ड लॉ है मेरे पास। थर्ड लॉ क्या है, तो थर्ड लॉ मैं आपको बताऊँ सर, फ्रिक्वेंसी और डेंसिटी यानी लीनियर डेंसिटी का जो आपस में रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्स है, यानी एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी। तो तीन आपके सामने मैंने लॉज इसके पेश किए कि फर्स्ट लॉ लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वेव में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब इन लॉज को ज़रा आप याद रखना कि सर फ्रिक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन इन्वर्स, फ्रिक्वेंसी और टेंशन का आपस में रिलेशन डायरेक्ट, और फ्रिक्वेंसी और लीनियर डेंसिटी का आपस में रिलेशन इन्वर्स, और जिसपे स्क्वायर रूट आ रहा है वो स्क्वायर रूट भी आपको याद करने पड़ेंगे। ये म्यू आपको नज़र आ रहा था, म्यू के बारे में आपसे बात कर रहा था कि सर ये म्यू क्या है, तो आप लोग जवाब देंगे सर म्यू आपने हमें पहले भी पढ़ाया है, ये म्यू कहलाती है लीनियर डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ऊपर आप रखते हो मास और नीचे रखते हो आपके पास क्या, लेंथ। यानी लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर मास पर यूनिट लेंथ। चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको बता चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 में क्या कि सर डेंसिटी की तीन तरह की टाइप्स होती है, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। तो यहाँ जो बात हो रही है वो लीनियर डेंसिटी की बात हो रही है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूँ सर इसका यूनिट मुझे बताइए, तो आप बोलेंगे सर यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट तो बड़ा आसान है। ऊपर एम नज़र आ रहा है, एम होता है मेरे पास मास, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। नीचे नज़र आ रहा है एल, तो एल कहलाता है यहाँ पे मीटर, तो इसका यूनिट बनेगा मेरे पास क्या, किलोग्राम पर मीटर। तो देखो लीनियर डेंसिटी का मैंने यूनिट भी लिख दिया सर, लीनियर डेंसिटी का यूनिट है मेरे पास किलोग्राम पर मीटर। तो सोनोमीटर के बारे में बात करी, सोनोमीटर का प्रिंसिपल बताया, इसका फॉर्मूला बताया, और इसके लॉस मैंने आपसे डिस्कस किए। अच्छा जी, इसके बाद तो एक सवाल आपके सामने आ रहा है, तमाम लोग इस सवाल को देखिएगा। सवाल देखने के बाद मुझे इसका जवाब बताइए, इसका जवाब क्या होगा जल्दी से। फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास है F = 1/2L √T/μ। देखो फॉर्मूला आपके सामने है कि अब आप इजीली इस सवाल का जवाब मुझे दे सकते हो। सवाल में आपसे बोला गया सर, इफ़ द टेंशन इन अ वायर ऑफ अ सोनोमीटर इज बिकम 4 टाइम्स, यानी टेंशन को आपने 4 टाइम्स करें, यानी जहाँ टी है आप टी की जगह पे क्या रख दोगे, 4T रख दोगे। अब सिंपल सा सवाल है, देखो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो टी की जगह पे अगर 4T रखते हो तो क्या बनेगा, देखो आपके सामने मैं सॉल्व करता हूँ। ये देखो F = 1/2L एज इट इज़ रहेगा, जहाँ टी नज़र आ रहा है टी की जगह पे रख दोगे 4T और नीचे हो जाएगा म्यू। अब देखो 4 अगर रूट से बाहर आएगा तो 4 का रूट होता है मेरे पास कौन, 2, और आगे बच जाएगा मेरे पास कौन, 1/2L √T/μ, और ये पूरे फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले के बराबर होगा। यानी जो नई फ्रिक्वेंसी होगी वो नई फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 2f होगी। यानी जो करेक्ट जवाब है मेरे पास, वो करेक्ट जवाब क्या है मेरे पास यहाँ पे 2f है।
अब देखो सवाल मैंने आपसे शेयर किया ना, इसी से रिलेटेड एक और सवाल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तब आप लोग इस सवाल को देखिएगा और सोच समझ के जवाब बताइएगा, तुक्का नहीं लगाइएगा, सोच समझ के मुझे इसका जवाब बताइएगा, इसका जवाब क्या होगा। सवाल में आपसे बोला गया इफ़ द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ सोनोमीटर बिकम्स 4 टाइम्स। अब देखो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है सर, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/2L √T/μ। अब आपसे बोला गया सर लेंथ को 4 टाइम्स कर दीजिए। देखो लेंथ को अगर 4 टाइम्स करोगे ना, तो जहाँ L है आप L की जगह पे क्या रखोगे, 4L रखोगे। अच्छा आपने लेंथ को 4 टाइम्स किया। अच्छा 4 टाइम्स करने के बाद अब ज़रा देखो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा F, नीचे हो जाएगा सर 2 और L की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, 4L, और आगे मेरे पास सेम रहेगा कौन, √T/μ। आप बोलेंगे सर बात तो सही है। अच्छा अब देखो ये हो गया सर मेरे पास, मैंने 1/4 को अलग करके लिख लिया और आगे जो चीज़ लिखी ना यानी 4 को मैंने यहाँ बाहर निकाल के रख लिया और आगे बच गया मेरे पास 1/2L √T/μ, मैंने इस तरीके से रखा। अब देखो आप बोलेंगे सर ये जो पूरी चीज़ नज़र आ रही है सर, ये तो पूरी की पूरी चीज़ बराबर किसके है, एफ़ के, यानी इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए सर 1/4 मल्टीप्लाई बाय टाइम्स ऑफ एफ़, यानी इसका जो करेक्ट जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, F/4 होना चाहिए। आप बोलेंगे सर बात तो सही है, आपने सही तरीके से सॉल्व किया, इसका जो जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर सी। सही, आप लोगों ने मुझे जवाब बताया सर इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन अब आप तमाम लोग अपनी स्क्रीन पे देखिएगा इसका करेक्ट जवाब, इसका जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब है मेरे पास क्या, 2F। आप बोलेंगे सर अब ये 2F कैसे हो गया, ये 2F क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ज़रा मैं आपसे बात करता हूँ भाई, इसका जो आंसर है ना F/4, इसका आंसर F/4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, एक जो गलती करो ना वो गलती मुझे आप लोगों को सिखानी है, वो गलती सब आप लोग देखना ज़रा, जो गलती करो वो गलती क्या है, वो गलती मैं आपको बताऊँ। पहले इसको इरेज करना पड़ेगा जो काम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी मैंने इसको पूरा इरेज कर दिया। अब देखो आपको बोला गया सर लेंथ को आप 4 टाइम्स कीजिए, यानी जहाँ L नज़र आ रहा है वहाँ पे आप क्या रख दीजिए 4L। लेकिन देखो लेंथ को चेंज करने की वजह से लीनियर डेंसिटी भी तो चेंज होगी। लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, आप बोलेंगे सर लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू M/L। अब देखो फ़र्क किस पे आ रहा है, लीनियर डेंसिटी पे भी आ रहा है। अब देखो आप जो एफ़ की आप लेंथ की जगह पे जो 4L रखोगे ना, वो एक जगह पे नहीं रखोगे, 2 जगहों पे रखोगे। 2 जगहों पे कैसे, यानी इस L की जगह भी 4L रखोगे और इस म्यू की वैल्यू को भी चेंज करोगे। तो देखो अब आप देखो ये बन जाएगा सर M, नीचे L की जगह पे रखोगे 4L, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये लीनियर डेंसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, 1/4 टाइम्स। तो देखो 2 चीज़ों की वैल्यू को रखना पड़ेगा, यानी L की जगह पे आप रखोगे 4L को और म्यू की जगह पे किसको रखोगे, 1/4 म्यू को। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है। अच्छा जी अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला चेक करते हैं। तो मैंने रखा सर F इज इक्वल टू 1/2 और L की जगह पे आ गया 4L, आगे मैंने बंद किया, आगे हो गया √T तो एज इट इज़ रहा, और म्यू की जगह पे कौन आ गया, μ/4। अब देखो ये 4 अगर ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर चलें ये 4 को तो पहले अलग करके लिख लीजिए और ये बन जाएगा मेरे पास 1/2L और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा √T/μ, और जो 4 था वो नीचे से 4 ऊपर आ जाएगा तो ये T से क्या बन जाएगा, 4T बन जाएगा। सही है। अब देखो यही 4 अगर रूट से बाहर आएगा तो 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर अगर ये 4 रूट से बाहर आएगा तो 4 का रूट होता है 2 और नीचे लिखा हुआ है 4 और बराबर में लिखा है मेरे पास कौन, 1/2L और आगे बच जाएगा मेरे पास कौन, √T/μ। अब देखो कैंसिलेशन करो, 2 1 2 2 2 4, तो ये बन गया मेरे पास 1/2 और साथ में ये पूरी चीज़ लिखी हुई है, ये पूरी चीज़ लिखी हुई है किसके बराबर, F के बराबर। यानी जो करेक्ट जवाब मेरे पास आ रहा है वो करेक्ट जवाब क्या आ रहा है, F/2। मेरे पास भी शायद अभी स्लाइड में प्रॉब्लम हुई और आपको जो करेक्ट जवाब दिखाया गया वो करेक्ट जवाब यहाँ पे दिखाया गया ऑप्शन नंबर बी दिखाया गया, लेकिन इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बल्कि इसका जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी के मुताबिक जो इसका करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, F/2 होगा। इस MCQ को देखने के बाद अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा जी इस चैप्टर का जो मेन लास्ट टॉपिक रह गया है वो लास्ट टॉपिक रह गया मेरे पास डॉपलर्स इफेक्ट। अब डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सपोज़ कीजिए मेरे पास एक एम्बुलेंस है और एक शख्स मेरे पास खड़ा हुआ था। अच्छा अब एम्बुलेंस में क्योंकि सायरन लगा हुआ होता है, सायरन होता है ना, साउंड इसमें से निकलता है जिसमें सायरन लगा हुआ होता है, जिसमें से आवाज़ आती है। कोई अगर है स्टूडेंट जिसको आवाज़ निकालना आती है तो आवाज़ निकाल के दिखा सकता है मुझे। तो ये एक एम्बुलेंस थी मेरे पास जिसमें एक सायरन लगा हुआ था, साउंड आ रहा था। सही, तो इसका नाम रखा मैंने VS का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यानी S यहाँ पे सोर्स को शो कर रहा है यानी वेलोसिटी ऑफ सोर्स।
अच्छा, एक बंदा इसको खड़े होकर सुन रहा था, तो जो सुन रहा था उसको मैंने बोला वी एल, तो वी एल यहाँ पर क्या खिला रहा है, तो वी एल यहाँ पर खिलाएगा लिसनर जो सुन रहा है। दो तरह की वेलोसिटी हो गई, एक हो गई मेरे पास सोर्स की, एक हो गई मेरे पास लिसनर की। सोर्स वाले को मैंने बोला वी एस यानी वेलोसिटी ऑफ सोर्स, लिसनर वाले को मैंने बोला क्या है, वी एल यानी वेलोसिटी ऑफ लिसनर। अच्छा जी, अब ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे थे इसमें से साउंड इमिट हो रहा था, ये साउंड इस शख्स तक पहुंच रहा, सही है, ये शख्स तक साउंड पहुंचा। अब साउंड की कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। अब अगर इस फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंज आए, अब मैं डॉपलर इफेक्ट की अगर डेफिनेशन लिखूँ ना, डेफिनेशन क्या बनेगी ज़रा देखिएगा, द अपेरेंट चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड, the apparent change in the frequency of sound। अब देखो मैंने आपके सामने लिख के दिखाया है सर, अपेरेंट चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी साउंड की फ्रिक्वेंसी में अगर चेंज आए तो इस चीज़ को आप बोलते हो डॉपलर्स इफेक्ट। बड़ी ही सिंपल करके मैंने आपसे बात करी, जैसे अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी में चेंज आए तो उस चीज़ को आप बोलोगे डॉपलर्स इफेक्ट। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी सर, एक मैंने बताया आपको वेलोसिटी ऑफ सोर्स, एक मैंने आपको बताया वेलोसिटी ऑफ लिसनर। अच्छा, एक कहलाएगी वी। अब ये वी क्या है, तो ये वी कहलाएगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी वी के बारे में लिखा सर ये वी क्या है, तो वी के बारे में मुझे बताया गया सर ये वी है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो अब देखो तीन चीज़ हो गई, वी एस हो गया, वी एल हो गया, वी हो गया। आप लोगों ने इसके कुल मिला के जो है ना जो केसेस पढ़े होंगे, वो केसेस पढ़े होंगे तकरीबन 6 केसेस पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा व्हेन सोर्स मूव टूवर्ड्स, व्हेन सोर्स मूव अवे, व्हेन लिसनर मूव टूवर्ड्स, व्हेन लिसनर मूव अवे, और व्हेन बोथ मूव टूवर्ड्स एंड बोथ मूव अवे। ये 6 केस पढ़े होंगे आपने। अब 6 केस का मतलब है कि सर इन 6 के फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए कि कब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, कब फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो ये सारी बातें मैं भी आपसे शेयर करता हूँ और एक आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी बात को क्लियर कर दूँ, ये भाई वी कहला रहा है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, अब देखो वो जो 6 केस है ना, 6 केस, उन 6 केस में से आप एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ। उन 6 में से आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो, सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद करना। देखो एक फॉर्मूला तो कम से कम याद कर सकते हो ना, चलो 6 याद ना करो कोई मसला नहीं, 6 तो मुश्किल होते ना भाई याद करने को, एक तो याद कर लोगे ना। इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ लिसनर अपॉन सोर्स। इस फॉर्मूले को ज़रा याद कर लो, तो मेरे ख्याल में तमाम लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। फॉर्मूला मेरे पास सर एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ऊपर रखोगे लिसनर को, नीचे रखोगे सोर्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात भाई क्लियर होगी अभी तक, यहाँ तक कि सर मैंने आपको फॉर्मूला लिखना सिखाया, ऊपर आप रखोगे लिसनर को, नीचे आप रखोगे किसको, सोर्स को। तो एफ डैश का फॉर्मूला बनेगा सर मेरे पास एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ऊपर आ गया मेरे पास लिसनर और नीचे आ गया मेरे पास सोर्स। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर क्या ये फॉर्मूले से सारे केसेस बन जाएंगे? जी हाँ, केसेस बन जाएंगे। अब एक टेबल आप बनाना सीख लो। आप बोलोगे सर आप तो फैल गए, आपने बोला सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो सारे केसेस जाएंगे, अब आप टेबल भी याद करा रहे हैं। तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, टेबल भी बड़ा आसान सा है, सिर्फ एक वैल्यू याद कराऊंगा, बाकी आप खुद बना लोगे। अब ज़रा देखो, लिसनर अगर मूव करना शुरू कर दे टूवर्ड्स, लिसनर अगर मूव करना शुरू कर दे टूवर्ड, यानी ये लिसनर इस एम्बुलेंस की तरफ भागना शुरू कर दे, मुझे बताओ उस तक साउंड जल्दी पहुंचेगा या देर से? मेजॉरिटी लोगों ने जवाब दिया सर वो बिल्कुल करेक्ट दिया, यानी अगर वो लिसनर टूवर्ड्स जाना शुरू कर दे तो साउंड उस तक जल्दी पहुंचेगा, यानी साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। अब साउंड की स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है ज़रा देखते हैं। साउंड की स्पीड बढ़ने का मतलब है सर मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है सर, ये मेरे पास बन जाएगा क्या, v प्लस वी एल। भाई लिसनर अगर टूवर्ड्स जाएगा तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, साउंड उस तक जल्दी पहुँच जाएगा। तो फॉर्मूला मेरे पास बन गया क्या, v प्लस वी एल। अच्छा, यही लिसनर अगर अवे जाना शुरू कर दे, वहाँ से एम्बुलेंस का साउंड आ रहा है, ये लिसनर दूर भाग रहा है, अब मुझे बताओ साउंड जल्दी पहुँचेगा या देर से? आप बोलेंगे सर लिसनर अब तो अवे जा रहा है, तो इसका मतलब जो साउंड है वो जल्दी नहीं पहुंचेगा, बल्कि साउंड कैसे पहुंचेगा, देर से पहुंचेगा। और देर से पहुंचने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कम हो गई, और कम होने के लिए आप प्लस करते हो या माइनस करते हो। तो आप बोलेंगे सर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा सर क्या, अवे वाले केस में आ जाएगा v माइनस वी एल। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक की बात आप लोग के लिए कोई मुश्किल थी। देखो आपने टूवर्ड्स का फॉर्मूला भी बना लिया, टूवर्ड्स का फॉर्मूला बनाया आपने क्या, v प्लस वी एल। आपने अवे का फॉर्मूला क्या बनाया, तो आप बोलेंगे सर हमने अवे का फॉर्मूला बनाया क्या, v माइनस वी एल। तो देखो टूवर्ड्स का फॉर्मूला भी आ गया, अवे का फॉर्मूला भी आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ भाई सोर्स टूवर्ड्स जाए तो क्या होगा? अगर सोर्स टूवर्ड्स जाए, आप बोलेंगे सर कोई मसला ही कोई नहीं है। देखिए सोर्स टूवर्ड्स जाए तो ये हो जाएगा क्या, v प्लस वी एस। लेकिन यही आपने गलती कर दी कि भाई अगर लिसनर टूवर्ड्स जा रहा है ना,
तो वी प्लस वी एल है, लेकिन सोर्स क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, आप अगर गौर से देखो सोर्स जो लिखा है वो किस पे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में अपोजिट हो जाता है काम, यानी अब वी प्लस वी एल है ना, ऊपर अगर लिसनर अगर टूवर्ड्स जाए तो वी प्लस वी एल, और अगर सोर्स टूवर्ड्स जाए तो वी प्लस वी एल नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा क्या, वी माइनस वी एस, क्योंकि भाई लिसनर टूवर्ड्स जाए तो क्योंकि लिसनर ऊपर लिखा हुआ है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर सोर्स टूवर्ड्स जाए तो क्योंकि वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आसान ज़बान में ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव, और ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव, यानी ये बन जाएगा क्या, v प्लस वी एस। तो मेरा ख्याल है कि आप अब तो शायद फॉर्मूले बना सकते हो। देखो एक बेसिक फॉर्मूला आपको याद करने को बोला, भाई ये फॉर्मूला याद करो, एफ डैश इज इक्वल टू एफ लिसनर अपॉन सोर्स, एक फॉर्मूला मैंने आपको याद करने को बोला। उसके बाद ये टेबल बनाने को बोला। अब कोई सा भी केस आएगा ना, अभी हाथ क्या था, आप लोगों से फॉर्मूले बताऊंगा, आप सारे फॉर्मूले मुझे बना के दे सकते हो। अच्छा, अब जो इजाफी बात जो एमसीक्यू में आपसे पूछेगा, कोई भी चीज़ टूवर्ड्स जाए, चाहे लिसनर जाए, चाहे सोर्स जाए, या दोनों जाएं, चाहे आपका कोई भी चीज़ टूवर्ड्स जाए, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यानी कोई भी चीज़ टूवर्ड जाए तो फ्रिक्वेंसी क्या है, इंक्रीज़ होगी, और कोई भी चीज़ अगर अवे जाए तो फ्रिक्वेंसी आपकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये दोनों बातें आप याद कर लो ज़रा कि सर अगर कोई भी चीज़ टूवर्ड जाए तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़, कोई भी चीज़ अवे जाए तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़। अच्छा जी, अब देखो मैं फॉर्मूले आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ज़रा फॉर्मूले देखना आप तमाम मुझे ले ली। मैं फॉर्मूले के ऊपर अगर आपसे बात करूँ तो फॉर्मूले देखिएगा। अच्छा जी, अगर लिसनर टूवर्ड्स जाए और लिसनर अवे जाए तो देखो फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। फॉर्मूला बनेगा सर, फॉर्मूला होता है एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ऊपर हो जाएगा सर मेरे पास कौन, तो आप बोलेंगे सर ऊपर हो जाएगा मेरे पास लिसनर, और नीचे हो जाएगा सर क्या, तो आप बोलेंगे सर नीचे हो जाएगा मेरे पास सोर्स। यानी एफ डैश का फॉर्मूला बन गया सर एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ऊपर हो जाएगा लिसनर और नीचे हो जाएगा आपके पास क्या, सोर्स। अब देखो उसने बोला लिसनर मूव टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स। अब जो लिसनर है वो कैसा जा रहा है, टूवर्ड्स जा रहा है। आप बोलेंगे सर पीछे पेज करके ज़रा लिसनर टूवर्ड्स का हमें दिखाइएगा, तो ज़रा देखो लिसनर अगर टूवर्ड्स जाता है तो आप क्या लिखते हो, v प्लस वी एल। तो आप बोलेंगे सर बात तो सही है, लिसनर अगर टूवर्ड्स जाए तो हम तो लिखेंगे क्या, v प्लस वी एल। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है एफ डैश इक्वल टू एफ, लिसनर अगर टूवर्ड्स जाए तो ऊपर हो जाएगा v प्लस वी एल। अच्छा, क्या सोर्स मूव कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर सोर्स जो है वो पेंसिल रबर शार्पनर स्केल की दुकान है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है भाई, स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, यहाँ स्टेशनरी का मतलब है रेस्ट, रुका हुआ। तो सोर्स जो है यहाँ पे रुका हुआ है, सोर्स मूव नहीं कर रहा, तो नीचे सिर्फ और सिर्फ आप क्या रख दोगे, वी रख दोगे, क्योंकि अगर सोर्स मूव कर रहा है तो वी प्लस वी एस होना चाहिए था, और वी एस जो होता है वी एस यहाँ पे जीरो है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या रख दोगे, वी रख दोगे। तो देखो आपने मुझे एक फॉर्मूला बनाना सिखाया सर, अगर लिसनर टूवर्ड्स जाए तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा सर एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस वी एल अपॉन वी। अच्छा, अब अवे का क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर कोई मसला नहीं है, देखिए एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ऊपर होता है मेरे पास कौन, आप बोलेंगे सर ऊपर होता है लिसनर, नीचे होता है मेरे पास कौन, सोर्स होता है। अब देखो यहाँ वाले केस में बोला भाई लिसनर जो है अवे जा रहा है, लिसनर अवे जाता है तो क्या होता है, आप बोलेंगे सर लिसनर अवे जाए तो हो जाता है v माइनस वी एल, और सोर्स क्योंकि मूव नहीं कर रहा, सोर्स स्टेशनरी है, तो नीचे से पॉसिटिव क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास कौन, एफ डैश। तो देखो दो फॉर्मूले आपने मुझे बनाना सिखाया, टूवर्ड्स का भी बना लिया, अवे का भी बना लिया। अच्छा, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। अब देखो मैंने कहा ना कोई भी चीज़ टूवर्ड्स जाए तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, तो आप आंखें बंद करके लिख लोगे भाई इस वाले केस में जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और नीचे वाले केस में जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। भाई कहीं भी लफ्ज़ नज़र आए ना जहाँ टूवर्ड्स नज़र आए, आंखें बंद करके उसको जवाब दे देना, भाई टूवर्ड्स जा रहा है ना फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, और अगर अवे जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। मेरे ख्याल में ये दो केस तो आपको बनाना सिखा दिए। चलो अब कोशिश करते हैं अगले केसेस में आप लोगों से पूछूँ, मुझे ज़रा जवाब देना सर अगर ये वाला केस हो तो क्या बनेगी। आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो ज़रा, देखते हैं कौन बना के मुझे बताता है। माइक ओपन करके मुझे बता दीजिएगा। जवाब मुझे मिला सर सोर्स अगर टूवर्ड जा रहा है स्टेशनरी लिसनर। देखो फॉर्मूला ये था ना सर एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ऊपर आप रख देते हो किसको, लिसनर को, और नीचे आप रख देते हो किसको, सोर्स को। तो ये बन गया सर लिसनर अपॉन सोर्स। अब देखो लिसनर तो मूव कर ही नहीं रहा क्योंकि उसने बोल दिया ना सर स्टेशनरी लिसनर, तो उसके ऊपर तो सिर्फ वी हो जाएगा, जबकि सोर्स टूवर्ड जा रहा है, और सोर्स टूवर्ड जाता है तो आप क्या लिखते हो, वी माइनस वी एस लिखते हो। देखो आपने फॉर्मूला बनाया। अब टूवर्ड्स का लफ्ज़ जैसी नज़र आया तो आप बोलेंगे सर टूवर्ड्स का लफ्ज़ जैसी नज़र आया तो इसका मतलब जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो तीन फॉर्मूले मैंने आपको बनाना सिखाया, तीन फॉर्मूले आप खुद बनाओगे। तो ये तीन फॉर्मूले की मैं हेडिंग सिखा रहा हूँ आपको, घर आके जब मैं आपको लेक्चर सेंड करूँगा तो आप तमाम लोग इसको देख के
ये बाकी के फॉर्मूले कंप्लीट करोगे जब अपने पास लेक्चर कॉपी डाउन करोगे तो इन फॉर्मूलों को आप तमाम खुद लिख लेना। अब इसके बाद जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो बीट से रिलेटेड है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक। बीट्स क्या कहलाती है? डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्वेंसी ऑफ टू वाइब्रेटिंग बॉडीज़। दो वाइब्रेटिंग बॉडी के दरमियान फ्रिक्वेंसी का अगर आप डिफरेंस लो तो उस चीज़ को बोलते हो आप बीट्स। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो देखो दो फ्रिक्वेंसीज़ को अगर आप माइनस करोगे यानी F1 माइनस F2 तो इसको आप बीट्स बोलते हो। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो न्यूमेरिकल आपसे शेयर कर रहा हूँ, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल, मैं खुद आपको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो उसने बोला दो ट्यूनिंग फॉर्क के दोनों की फ्रिक्वेंसी बता रहा है। एक को मैंने बोल दिया F1, एक को मैंने बोल दिया F2 और आपसे बोला नंबर ऑफ बीट्स बता दीजिए। नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मूला सर मेरे पास n इज इक्वल टू F1 माइनस F2। आप किसी को भी रख सकते हो। अच्छा, इस वाले केस में आप बोलेंगे सर ये F1 की वैल्यू हो जाएगी 252 माइनस F2 की वैल्यू हो जाएगी 256, माइनस करोगे तो आंसर आएगा -4। यानी इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बल्कि इसका जवाब होगा मेरे पास क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि बीट्स की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपका आंसर बेशक नेगेटिव आ रहा है लेकिन आप इसको पॉजिटिव करके लिखोगे, यानी बीट्स का जो जवाब होगा वो पॉजिटिव होगा। कभी आप ऐसे थोड़ी जवाब दोगे, मैं आपसे पूछूँ भाई आपके कितने बहन भाई हैं तो आप बोलें सर हमारे जो है -3 बहन भाई हैं, तो माइनस नहीं लगाओगे क्योंकि माइनस साइन नंबर्स के साथ कभी भी नहीं आता। तो पॉजिटिव ही हमेशा से शो करोगे, यानी बीट्स का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी +4 आएगा। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स जो ह्यूमन एयर सुन सकता है, तो ये अक्सर MCQ आपको लिखा हुआ मिलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स दैट ह्यूमन एयर कैन हेयर इज 7। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट जो ह्यूमन एयर सुन सकता है वो आपके पास कितनी है? 7 है। तो इस बात को भी आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बीट्स का टॉपिक देखने के बाद अब जो लास्ट टॉपिक रह गया मेरे पास वो क्या है, वो टॉपिक देख लेते हैं जल्दी से ताकि फिर आगे बढ़ें, चैप्टर को कंप्लीट करें हम अपने। करें जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है मेरे पास मैक नंबर से रिलेटेड। अब ये मैक नंबर क्या होता है तो ज़रा देखिएगा। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, यानी अगर आप रेशियो लो स्पीड ऑफ साउंड का किससे? स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड से। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड को किससे लिखते हो? v से। और सोर्स ऑफ साउंड की स्पीड को किससे लिखते हो? आप बोलेंगे सर सोर्स ऑफ साउंड को हम लिखते हैं किससे? vs से। अब अगर इन दोनों का रेशियो लो, यानी स्पीड ऑफ साउंड v लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड क्या लिखा हुआ है? vs लिखा हुआ है, तो इन दोनों का जो रेशियो है इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर कहलाता है मेरे पास कौन सा नंबर? मैक नंबर कहलाता है। तो ये बात आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों ने पढ़ी होगी। बेसिक सी डेफिनेशन हमारी बुक में मौजूद है कि सर मैक नंबर क्या है। तो मैक नंबर दो चीज़ों का रेशियो है। अगर आप स्पीड ऑफ साउंड का स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड से रेशियो लोगे तो वो रेशियो कहलाता है मेरे पास कौन सा नंबर? मैक नंबर। अच्छा, इस मैक नंबर के बाद दो तरह की वेव्स आप लोगों ने शायद सुनी हो, एक कहलाती है प्लेन वेव और एक कहलाती है मेरे पास शॉक वेव। प्लेन वेव कब होती है? अगर आपकी बॉडी के जो स्पीड है यानी स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड बराबर हो जाए स्पीड ऑफ साउंड के। चलो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। अगर सोर्स की स्पीड बराबर हो जाए, यानी सोर्स की जो स्पीड है वो बराबर हो जाए किससे? स्पीड ऑफ साउंड के, तो उस वक्त जो वेव प्रोड्यूस होती है वो वेव कहलाती है मेरे पास प्लेन वेव। ये सिर्फ कंडीशन है बेसिक सी। इतना टाइम अभी आप लोग के पास नहीं कि मैं आप लोग को ये सारी बातें मैं और टैप में बताऊँ। रेगुलर अगर मैं फर्स्ट सेकंड में पढ़ा रहा होता तो मैं इसकी एक आधी वीडियो दिखा के मैं बात क्लियर करता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको जनरली बात करूँगा। सर प्लेन वेव कब एग्जिस्ट करती है? तो सर प्लेन वेव उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब सोर्स की स्पीड बराबर हो जाए किससे? स्पीड ऑफ साउंड के। और अगली वेव कहलाती है मेरे पास शॉक वेव। तो शॉक वेव कब होती? बड़ी सिंपल सी बात, अगर आपकी स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा हो जाए, यानी जो सोर्स की स्पीड है, सपोज करो आप जहाज़ में बैठ के जा रहे हो, ये जहाज़ की स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा हो गई, तो इस वक्त जो स्पीड साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं वो वेव्स कहलाती है मेरे पास कौन सी वेव? शॉक वेव। अगर आप इन वेव्स को देखना चाह रहे हो तो इन वेव्स की वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। आप इसके ऊपर सर्च करना, यूट्यूब पे प्लेन वेव लिखना या फिर आप शॉक वेव लिखना, तो इसके बारे में आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, तो आपको ईजिली बात समझ में आ जाएगी। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 था, जो कि चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ।